गुरु की राशि धनु आती है नवम भाव में, तो गुरु ज्ञान दे सकता है। इस तरीके से जो नवम भाव होगा वो ज्ञान उस भाव से मिलेगा। इसी तरीके से गुरु धर्म भी दे सकता है, तो नवें भाव से धर्म भी मिलता है। गुरु किसी व्यक्ति को मोक्ष भी दे सकता है। इस तरह से 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है। मेष मंगल की राशि है। मंगल किसी को साहस दे सकता है, महत्वाकांक्षी बना सकता है, ऊर्जावान बना सकता है, और इन सारी चीजों का संबंध कुंडली के पहले भाव से। उसी तरीके से शुक्र किसी को मीठी वाणी दे सकता है। और इस तरीके से शुक्र चूंकि दूसरे भाव का स्वामी है, इसलिए दूसरे भाव का संबंध वाणी से हो जाता है। चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव हृदय का है, मां का है। इस तरह से चंद्रमा मां से जुड़ जाता है। जिस तरह से मां होती है उसी तरीके से चंद्रमा में भावुकता होती है। ये जो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र का संबंध स्त्री पुरुष संबंधों से होता है, और जो 7वां भाव है इसका संबंध भी जहां पे 7 लिखा हुआ है, इस भाव का संबंध भी विवाह से होता है। उसी तरीके से 10वां भाव कर्म का भाव है। कर्म का संबंध शनि से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10वां भाव कुंडली का कर्म से जुड़ा हुआ भाव है। 11वां भाव भी शनि का भाव है और आय का भाव है। इस तरीके से शनि इसका स्वामी है। तो शनि जिस चीज का स्वामी है, इस भाव से वो चीज मिल सकती है। शनि किसी व्यक्ति को लगातार धन दे सकता है। शनि की जो प्रॉपर्टी आपने अगर सुनी होगी तो ये है लगातार और सनई बिना थके। अब इसके बाद आगे का जो भी पोर्शन है मैं कल के वीडियो में, जो मेरा तीसरा वीडियो होगा, उसमें मैं कवर करूंगा। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दूसरी बार या तीसरी बार देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। एक बात और भी है, जो गणित पक्ष है एस्ट्रोलॉजी का, वैसे बड़ी सिंपल सी गणित है, उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। एक बात ये मानी जाती है, जो व्यक्ति गणित में बहुत जानकार होता है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। शकुंतला देवी बहुत बड़ी गणितज्ञ थी इंडिया की, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी का संबंध रीजनिंग से है। अगर आपके पास तर्क की शक्ति है, अगर आप अच्छी रीजनिंग कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, हाँ थोड़ा सा पोर्शन मैं और कवर करना चाहूंगा, बावजूद इसके कि मैंने कह दिया कि मैं वीडियो कवर कर रहा हूं। सूर्य का संबंध शासन से है, प्रतिष्ठा से है, सरकार से। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। चंद्रमा का एक मैंने नकारात्मक पक्ष आपको बताया कि अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति को जुकाम हो सकता है, खांसी आ सकती है, फेफड़े की कोई दिक्कत हो सकती है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो जल से संबंधित किसी व्यवसाय, जैसे आजकल पानी का व्यवसाय होता है, उससे व्यक्ति जुड़ सकता है। चंद्रमा का संबंध शासन से भी है, और चंद्रमा का संबंध लिकर से है। लिकर से कब होता है? जब राहु चंद्रमा के साथ जुड़ जाता है। अगर किसी तरीके से चंद्रमा राहु के साथ जुड़ गया तो व्यक्ति लिकर का एक सफल व्यापारी हो सकता है।
मंगल का संबंध सेना से है, पुलिस से है और सशस्त्र बलों से है। बुध का संबंध ज्योतिष से है, गणित से है और व्यापार से है। गुरु का संबंध धर्म से है, अध्यापन से है। और शुक्र का संबंध आर्ट से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, महिलाओं से है, सुंदरता से है। शनि का संबंध नौकरी से है, बुढ़ापे से है, न्याय से है, प्रजातंत्र से है, लोकतंत्र से है और धीरे धीरे काम करने से है। तो जैसे जैसे प्रजातंत्र मजबूत होगा या जिन देशों में प्रजातंत्र अच्छी स्थिति में है, जैसे भारत है, अमेरिका है, नॉर्वे है, वहां आप ये समझ लें कि शनि का प्रभाव है। और जिन देशों में प्रजातंत्र अच्छी स्थिति में नहीं है या प्रजातंत्र है ही नहीं, वहां आप ये मान लीजिए कि राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। और अगर कहीं पे किसी देश में विक्रमादित्य जैसा कोई शासक है, राजा भोज जैसा कोई शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई शासक है, तब आप ये मान लीजिए कि उस देश में सूर्य प्रधानता से है। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपने दूसरे वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उस पर अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, मुझे प्रसन्नता होगी। और साथ ही साथ मेरा मुझे जो है थोड़ा सा लगेगा, मेरा एक तरह से मेरा पेशेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ मेरा साहस भी बढ़ेगा। मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको एक बार फिर से।